प्रेजेंटेशन थे, अलग अलग विभाग के उन प्रेजेंटेशन को लेकर के चर्चा हुई। देखिए कौन दूसरा कल्याण सिंह बनता है। ये हमारी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। तो देश विदेश की 40 खबरें तेज रफ्तार से आपने देखी। अब बारी है बड़ी खबरों की पड़ताल का, और 4 बजे की बड़ी खबरें जो आपको हम इस बुलेटिन में बताएंगे, एक एक कर आपको मैं बता देती हूं। देखिए, सवाल ये कि क्या यूपी में सब ठीक है? आखिर क्यों प्रदेश के डिप्टी सीएम सरकार में होते हुए लगातार सरकार पर ही हमलावर हैं? क्या कोई और है जो मौर्य को चाबी भर रहा है? इस पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही यूपी से ही आज की दूसरी खबर भी है, वो ये कि कहीं योगी के लिए बिल्डिंग दिल्ली से तो नहीं सजाई जा रही है। अगर ऐसा है तो फिर आखिर ऐसा क्यों, और ये हो किस लिए रहा है? इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बाद बात महाराष्ट्र की भी होगी, जहां गजब का सियासी भूचाल इस वक्त देखने को मिल रहा है, वो भी दोनों पक्षों में। क्यों और कैसे, ये समझेंगे अपने सहयोगियों से। और इन पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ सहयोगी भी जुड़ गए हैं। अभिषेक उपाध्याय लखनऊ से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, संजय त्रिपाठी भी लखनऊ से हमारे साथ हैं, मुंबई की भी बात करेंगे, वैभव परब हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, और दिल्ली से अंकित गुप्ता भी मेरे साथ अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबका रुख करूंगी, सबसे बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले जरा बड़ी खबर क्या है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। और उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। दिल्ली से लखनऊ आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव से मिलने आएंगे बीजेपी के नेता, एमएलए। सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, संगठन को सरकार से बड़ा बता रहे हैं बार बार। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है और कहा है कि बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। तो संगठन सरकार से बड़ा, बार बार इस बात का जिक्र। और अभी हाल ही में उन्होंने ये पोस्ट किया है जिस पर उन्होंने ये कहा कि 2017 दोहराया जाएगा 2027 में। सीधे रुक कर लेते हैं, इस पर बात करने के लिए संजय का रुख करते हैं। संजय, बार बार पोस्ट डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर और ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ जाता है ना कि भाई सरकार का हिस्सा तो आप भी हैं, आपके नाम के आगे भी डिप्टी सीएम लगा हुआ है। संदेश दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि डिप्टी सीएम बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और जिस तरह के चुनाव के नतीजे आए हैं उसकी चर्चा के बीच में वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, उनकी उपेक्षा हुई है। ये बातें संगठन के भीतर से निकल आई और इस पर केशव मौर्य अपनी सहमति भी दे रहे हैं। खुलकर वो ये बात कह रहे हैं कि संगठन सदैव सरकार से बड़ा होता है, सरकार की रीढ़ होता है और वो संगठन के साथ हैं। जो संगठन का दर्द है वो उनका भी दर्द है। कल जब जेपी नड्डा से उनकी भेंट हुई है तो उसके बाद सुबह आज ये फिर से उनके जो ऑफिशियल हैंडल है उनके दफ्तर का डिप्टी सीएम केशव मौर्य के नाम से जो हैंडल है उससे उन्होंने फिर से ट्वीट करा है। यानी कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश है कि कल की दिल्ली की बैठक में क्या हुआ होगा। वो बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो कार्यकर्ताओं के हित का संदेश है, जो बात उन्होंने कार्य समिति में कही थी वही जाकर के उन्होंने दिल्ली में कही है और वो आज भी उस पर कायम है। जी श्री ठीक है, लेकिन उनके इस मैसेज के पीछे, इस पोस्ट के पीछे का आखिर क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं अभिषेक? क्योंकि केशव प्रसाद ये कह रहे हैं कि बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी, 2022 का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसके पीछे बड़ी सीधी सी वजह जो अभी संजय बात कर रहे थे कि 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई बहुमत पर, इतनी बड़े बहुमत से आई, तो उस समय जो प्रदेश के अध्यक्ष थे वो केशव मौर्य थे। और उस समय जिस आधार पे आई वो ध्यान दीजिए, आधार सोशल इंजीनियरिंग था। पिछड़ों ने जमकर के बीजेपी का साथ दिया। केशव मौर्य वो जो बैकवर्ड रिवोल्यूशन बीजेपी के फेवर में हुई उसका चेहरा थे। तो बीजेपी का जो बेस था, जिसने बीजेपी को इस स्तर पे लाया, उसके चेहरा वो थे। ये बात अलग है कि वो सीएम नहीं बन पाए, योगी आदित्यनाथ आ गए, वो सीएम बन गए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर बनकर के भी उभरे। तो केशव मौर्य का मैसेज वही है। और एक बात और समझनी होगी, केशव मौर्य का जो असहमति या असंतोष है वो कोई नया नहीं है। पहले भी तमाम, मैंने कितनी बार उनका इंटरव्यू किया है और उन्होंने कितनी बार ये कहा कि चेहरा अभी तय नहीं, चेहरा इलेक्शन के पहले, चेहरा चुनाव के बाद, यहाँ तक उन्होंने बोला। लेकिन इस बार क्या हुआ है, शीरीन, अलग ये हुआ है कि इस बार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से वही
आवाजें आ रही जो कि केशव मौर्य मुखर करते थे, अब वो सामूहिक आवाजों का नेतृत्व कर रहे हैं। और ये आवाजें बाहर से नहीं है, ये बीजेपी के अपने काडर से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने जिला पंचायत अध्यक्षों से, अपने मेयर से हैं, अपने ही जनप्रतिनिधियों से हैं। लेकिन अब जिस तरीके से गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, वो मैसेज एक के बाद एक दिए जा रहे हैं, सवाल उसको लेकर भी उठता है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। अब देखिए, एक और बड़ी खबर बता देते हैं। यूपी को लेकर कल जेपी नड्डा से मिले केशव प्रसाद मौर्य। सूत्रों से खबर है कि इस मुलाकात से जुड़ी हुई कि कार्यकर्ताओं की निराशा पर चर्चा हुई। इस बैठक में डिजिटल हाजिरी को लेकर चर्चा की गई, बुलडोजर का मुद्दा भी उठाया केशव प्रसाद मौर्य ने। सूत्र बता रहे हैं ऐसा कि बातचीत में ये तमाम मुद्दे रहे जिस पर चर्चा हुई है। और 2027 जीतने के लिए कड़े फैसले लेने की बात भी केशव प्रसाद मौर्य ने कही है इस मीटिंग में जो जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई। तो बीजेपी सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, बीजेपी हाईकमान खराब प्रदर्शन पर फीडबैक ले रहा है लगातार। कल मौर्य भूपेंद्र चौधरी से लिया गया फीडबैक, दोनों की नड्डा के साथ अलग अलग बैठक हुई। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, हार की बड़ी वजह बताई गई। प्रशासन पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप, समीक्षा रिपोर्ट में प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। अभिषेक, मतलब हर बात के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये ऐसा तो नहीं कि बात तो उत्तर प्रदेश की हो रही है, वहां के कार्यकर्ताओं की, वहां के नाराजगी की हो रही है, लेकिन ये स्क्रिप्ट कहीं और से ही लिखी जा रही है और इसमें दिल्ली का रोल तो नहीं है कहीं। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि दिल्ली का यूपी में इक्वल इंटरेस्ट है और बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर यूपी बीजेपी हारती है तो उसका असर सीधा दिल्ली पर ही होना है। दिल्ली का सत्ता का रास्ता तो यूपी से होकर के जाता है, इसलिए दिल्ली का निश्चित तौर पे इंटरेस्ट है। और दिल्ली का इंटरेस्ट बढ़ा है इस लोकसभा चुनावों की नतीजों के बाद। उसे ये लग रहा है कि अगर लोकसभा में इतनी बुरी तरह हारे हैं और जो 272 की संख्या नहीं पूरी हो पाई, उसकी मेन वजह यूपी को माना जा रहा है। तो दिल्ली को ये बिल्कुल लग रहा है कि अगर यूपी में स्थितियां ठीक नहीं हो पाई तो 2027 मुश्किल होगा, 2029 मुश्किल होगा, बीजेपी की भविष्य की पॉलिटिक्स दुविधा में पड़ जाएगी। तो दिल्ली इस मौके पर बिल्कुल भी खामोश नहीं रहेगी। और केशव मौर्य जो बोल रहे हैं 100% ये आप मान के चलिए कि दिल्ली में जो यहां से आवाज़ें संतोष की उठ रही हैं, उनका एक्सेप्टेंस दिल्ली में है। उस एक्सेप्टेंस के बगैर केशव मौर्य ही नहीं, तमाम नेता जो बोल रहे हैं, तो दिल्ली उसको भी महसूस कर रही है और कहीं ना कहीं से वो एक्सेप्ट भी कर रही है। क्योंकि ये आवाजें, मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक जगह से नहीं, अलग अलग हिस्सों से उठ रही हैं यूपी में, और इसीलिए इन कयासों को भी खारिज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, एक और बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से ही। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले हैं भूपेंद्र चौधरी और करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री के साथ ये उनकी मुलाकात हुई है। बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। लोकसभा चुनाव में जो खराब प्रदर्शन रहा, इस पर भी बात हुई है और हार के कारणों की जानकारी प्रधानमंत्री को भूपेंद्र चौधरी ने दी है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार मीटिंग्स हो रही है, बैठक हो रही है और उसके बाद अब ये सारी बातें दिल्ली तक पहुंचाई जा रही है। संजय, आपसे इस पर बात करते हैं। देखिए, केशव ही तो सरकार हैं, तो वो क्यों अपनी ही सरकार पर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं? फिर पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी के हिस्सा ना होता। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ शिरीन, ये बात कही केशव मौर्य ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में। आप समझ सकते हैं इन 2 लाइनों में कितनी बड़ी बात छुपी है। हाल में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें जिस तरह से हार हुई है, उस हार के कारणों की तरफ ये इशारा करते हुए 2 लाइनें केशव मौर्य ने कही थी, जहां हजारों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। तो केशव मौर्य के मन की जो पीड़ा है, जो लोकसभा चुनाव की हार की बात कही जा रही है, जो उसकी समीक्षा हो रही है, उसको लेकर के जो केशव मौर्य ने कहा है वो उस पर लेकिन ऐसा, लेकिन संजय फिर सवाल तो ये भी उठता है ना कि क्या फिर हार की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही इंसान पर, किसी एक ही पद पर थोप दी जाए? केशव प्रसाद मौर्य की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? बिल्कुल बनती है। केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। हार की जिम्मेदारी पूरी सरकार की बनती है, क्योंकि सरकार के सारे मंत्री चुनाव प्रचार में गए थे। केवल योगी आदित्यनाथ नहीं गए थे, बल्कि सारे के सारे जो मंत्री हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जहां जहां पार्टी ने उनको कार्यक्रम अलॉट किए थे वो सभी गए थे। हार की जिम्मेदारी संगठन की भी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में संगठन की ओर से जो कमियां रह गई थी उसको भी इंगित किया था।
तो ऐसा नहीं है कि केवल सरकार की नाकामी की बात की जा रही है, संगठन क्यों हारा, संगठन कहाँ पर कमज़ोर रह गया, ये बात भी कही जा रही है। और ये बात खुद भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी कह रहे हैं। उन्होंने ये माना, अभी मैं देख रहा था कि उनकी जो बातचीत के पॉइंट्स हैं उनको देखा मैंने, जो जेपी नड्डा के साथ उनकी चर्चा हुई है उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो भ्रम समाजवादी पार्टी की ओर से फैलाया गया, जो कांग्रेस की ओर से फैलाया गया, संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, हम उसे काउंटर करने में नाकाम साबित हुए। दिया, आप उसे रोक नहीं पाए, जनता को ये नहीं समझा पाए, इसकी तो बराबर जिम्मेदारी फिर सबकी बनती है ना। ठीक है, देखिए बीजेपी पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है। अब इस मामले पर बहुत ज्यादा जो है वो सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से भी। बीजेपी पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है, यूपी की सरकार आपस में ही लड़ रही है। यूपी में दलाली का अखिलेश यादव ने आरोप लगाया और वो ये भी कह रहे हैं कि योगी ने भी माना है कि दलाली तो हो रही है, उपचुनाव के कारण फैसले को अब बदला जा रहा है। तो अखिलेश यादव इसे लेकर लगातार तंज भी कर रहे हैं सरकार पर और सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दलाली का अखिलेश यादव ने, वो हम आपको पोस्ट भी दिखा रहे हैं जो उन्होंने किया है, जिसके जरिए सवाल खड़ा किया है सरकार पर भी, और जो सरकार में इस वक्त उठापटक चल रही है, जो अंदर खाने की अब लड़ाई निकलकर खुलकर सामने आ रही है, दिल्ली तक जा रही है। ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। तो देखिए मौका तो दे दिया है अभिषेक, मौका तो अब दे दिया है सरकार ने विपक्ष पर, सरकार को घेरने को लेकर, और वही अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए केशव प्रसाद मौर्य से एक सवाल ये भी तो पूछा जाएगा ना, खुद की सीट भी तो हार गए थे, फिर क्या लेकर वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि सरकार से बड़ा संगठन। देखिए इसमें दो राय नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य से भी बिल्कुल सवाल पूछे जाएंगे और अपनी सीट जो हारे उसका भी सवाल है। केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो पिछड़ों के बड़े लीडर हैं, उसके बाद भी बीजेपी को वोट क्यों नहीं मिले, मौर्यों के, कुर्मी, कुशवाहा, ये भी सवाल है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सवाल उनसे नहीं पूछे जाएंगे या सवाल उनसे पूछे नहीं जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का जो पूरा जो ये घटनाक्रम है उसके पीछे क्रक्स ये है शिरीन की जवाबदेही तो तय हो और जवाबदेही सबकी तय हो। सवाल यही है कि जवाबदेही फिर केशव प्रसाद मौर्य की भी हो, ब्रजेश पाठक की भी हो, फिर भूपेंद्र चौधरी की भी हो और योगी आदित्यनाथ की भी जवाबदेही हो। चूंकि तर्क दे करके कि हमारा टिकट में कोई रोल नहीं था और हमने तो टिकट बांटे नहीं, टिकट तो आपने बांटे, हम कैसे, ये सारी बातें जमीन पे जवाब देखेंगे तो 2017 हो गया, 2022 हो गया, 2019 हो गया, बीच में ये कभी भी टिकट जो है यूपी में सरकार से पूछ करके नहीं बांटे गए। टिकट की अपनी प्रोसेस रहती है। लेकिन क्या ये जवाबदेही तय हो रही है? क्या वाकई सवालों के घेरे में केशव प्रसाद मौर्य भी आ रहे हैं? फिलहाल तो देखिए ये सवाल है। अच्छा, उपचुनाव को लेकर योगी सरकार तैयार है, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। देखिए प्रभारी मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। उपचुनाव में जीत के लिए योगी ने एक प्लान तैयार किया है और हर सीट के लिए 3-3 प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए हैं जिनकी जिम्मेदारी है जिताने की। और साथ ही सूत्र यह भी जानकारी दे रहे हैं कि सिफारिशी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाएगा, मतलब कोई भी सिफारिश नहीं चलेगी और किसी की सिफारिश के आधार पर टिकट का बंटवारा नहीं होगा। मंत्रियों की अपनी बैठक होती, विकास की योजनाएं हैं, विभाग की योजनाएं हैं, बाढ़ है और ये सभी की चर्चा होती है। उसमें चुनाव की भी चर्चा, जो विधानसभा है उसकी भी चर्चाएं हुई है। तो स्वतंत्र देव सिंह को आपने सुना और अब ये उपचुनाव की तैयारी की जा रही है। लेकिन आपको दिखाते हैं कि किन किन को कहां की जिम्मेदारी दी गई है। ये देखिए, मीरापुर अनिल कुमार, सुमेंद्र तोमर, केपी मलिक, और इसी के साथ यहां पर कुंदरकी में धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी, इन तीनों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। गाजियाबाद की बात करें तो यहां से सुनील शर्मा, दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल, इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी तरफ खैर है, एससी सीट है, लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह, इनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। फिर करहल सीट है, जयवीर सिंह, योगेंद्र यादव, योगेंद्र उपाध्याय और अजीत पाल सिंह को जिम्मेदारी मिली है। सीसामऊ की जिम्मेदारी सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल को सौंपी गई है। अब इधर फूलपुर की सीट है, राकेश सचान और दयाशंकर सिंह को इसकी जिम्मेदारी। अब नीचे देखते हैं मिल्कीपुर, ये भी एससी सीट है, सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव, सतीश, और ऐसी लिस्ट है पूरी जो जिम्मेदारी तय कर दी गई है।
संजय, अब चूंकि अब ये उपचुनाव साख का सवाल हो गया है लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद, लेकिन क्या ये जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं इससे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ की अपनी स्ट्रेटजी है चुनाव लड़ने की। उन्होंने सारी 10 की 10 सीटों पर जो प्रभारी मंत्रियों की तैनाती की है उसके पहले पूरा होमवर्क किया गया है। ये देखा गया है कि वहाँ के स्थानीय समीकरण क्या है, वहाँ के जातीय समीकरण क्या है, सारी चीज़ों को देख परख के ही ये मंत्रियों की ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई है। और आज ये तय कर दिया गया है कि ये सारे के सारे मंत्री जिस विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए हैं वहाँ सप्ताह में 2 रातें रुकेंगे और उन 2 दिनों के भीतर वो जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जनता है, उनसे मिलेंगे, संवाद करेंगे और ये भी देखेंगे क्या इन विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे कोई काम सरकार के स्तर पर पेंडिंग है जिनको किया जा सके और साफ सी बात है जिनका काम चुनाव में, जिस काम का लाभ चुनाव में मिल सके भारतीय जनता पार्टी को। तो अब तैयारी और स्ट्रेटजी पूरी की पूरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में ले ली है। दिखाई दे रहे हैं और सारे फैसले खुद ही ले रहे हैं। देखना होगा कि इसका असर ग्राउंड पर किस तरीके से होता है। कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का एक बहुत बड़ा इशारा, 288 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है उद्धव। मुंबई में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और उसी में ये इशारा दिया है उद्धव ठाकरे ने। गठबंधन हुआ तो 124 सीटों पर लड़ेगा उद्धव गुट, गठबंधन नहीं तो फिर 288 सीटों पर लड़ने की तैयारी है। तो महाराष्ट्र में उद्धव गुट जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक की और मुंबई में कार्यकर्ताओं से मीटिंग में इशारा किया कि 288 सीटों पर भी लड़ने की तैयारी है पार्टी की। गठबंधन अगर होता है तो फिर 124 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और अगर नहीं तो फिर दूसरी सूरत में 288 सीटों पर लड़ने की तैयारी। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है पहले से ही उद्धव की तरफ से और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी। अब वैभव, इस मीटिंग में जिस तरीके से ये इशारा दिया गया है, ये इशारा किस तरफ ये तो समझा जा रहा है, लेकिन क्या ये यहां पर सीधे सीधे एक तरीके से प्रेशर बनाने की, दबाव बनाने की कोशिश नहीं की जा रही? देखिए, ठाकरे तो इसमें तो माहिर है कि हमेशा दबाव करते आ रहे हैं, या फिर गठबंधन टूट जाए तो भी उनको परवाह नहीं होती है। उन्होंने गठबंधन तोड़ने तक बात आई थी और फिर इसके बाद 2014 में खुद उद्धव ठाकरे अपने बलबूते पे भाजपा के साथ लड़े थे। वैभव, आपकी आवाज सही तरह से आ नहीं पा रही, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी जैसे ही दुरुस्त होता है। लेकिन महाराष्ट्र में देखिए सियासत अब किस तरीके से हो रही है। कांग्रेस पर शरद पवार ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एमएलसी चुनाव में मेरी रणनीति से नहीं चले, कांग्रेस अपनी रणनीति के कारण हारी, किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। तो शरद पवार का ये बड़ा बयान एमएलसी चुनाव को लेकर, वो ये कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पर कि मेरी रणनीति से नहीं चले हैं एमएलसी चुनाव में, अपनी रणनीति थी जिस वजह से चुनाव हारे हैं, हार के कारण का वो जिक्र कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया है। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, एक तरीके से देखिए महाराष्ट्र में अब ये कांग्रेस को घेरने के लिए, कांग्रेस पर प्रेशर बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है। एक तो उद्धव इशारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ शरद पवार कह रहे हैं कि रणनीति उनकी थी इसीलिए हार गए। देखिए, निश्चित तौर पर उसकी वजह भी है। उसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र की बात की जाए तो कांग्रेस को जो है बहुत ज्यादा मजबूत नहीं माना जा रहा था। हालांकि जो लोकसभा चुनाव हुए वहां पर इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है और यही वजह है कि अब जो है चाहे फिर वो जो है उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, उनको भी पता है कि इस वक्त जो है सबसे कमजोर कड़ी अगर जो है उस दल की मानी जाए, यानी कि इंडिया गठबंधन की मानी जाए, तो वहां पर कांग्रेस है। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो अभी पिछले लोकसभा चुनाव बीते हैं वहां पर हमारा जो वोट प्रतिशत था वो करीबन 17% था, जबकि हमारी आधी से ज्यादा पार्टी टूट गई थी। इसी तरीके से शरद पवार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही हमारी पार्टी टूट गई लेकिन अभी भी हमारा वोट प्रतिशत जो है जो पहले हुआ करता था उसमें ज्यादा कमी नहीं आई है। तो यही एक तरह से जो है सब लगातार मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त ये जो इंडिया गठबंधन है एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आप रहिएगा। देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी को आरएसएस ने एक बार फिर से नसीहत दी है। आपको मैं बता दूं कि अजीत पवार से गठबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। अजीत से गठबंधन के कारण बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। ऑर्गेनाइजर में गठबंधन पर सवाल खड़े किए हैं आरएसएस ने, बीजेपी को नसीहत देते हुए कि इस गठबंधन का कोई भी फायदा बीजेपी को महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा। अजीत पवार के साथ गठबंधन पर यह सवाल। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, अजीत पवार के गठबंधन पर पहले भी इस तरह से सवाल उठाए जाते रहे हैं और ऑर्गेनाइजर में फिर से वही सवाल कि कोई फायदा बीजेपी को नहीं होगा इससे।
जी बिल्कुल, देखिए अभी लोकसभा के हार के बाद अब भाजपा को विधानसभा चुनाव के लिए सामने जाना है और ऐसी स्थिति में अजित पवार गुट को साथ में लेकर कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा, ये तो लोकसभा चुनाव में ही नतीजे सामने आए हैं। जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे उसके दूसरे दिन ही बाद लोकसभा के चुनाव के बाद आरएसएस के कई संघ प्रमुख हो, कई कार्यकर्ता हो, नेता हो, इन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अजित पवार हमारे साथ आने की वजह से हमें काफी सारा नुकसान मिला है। देखा जाए तो यहाँ पे महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे अव्वल रही है। पहले ऑर्गेनाइजर में सवाल खड़े किए गठबंधन को लेकर और अब मराठी पत्रकार विवेक में भी यही सवाल फिर से उठाया गया कि कोई फायदा नहीं होता हुआ दिख रहा है। और अब बुलेटिन में महाराष्ट्र के युवाओं से जुड़ी हुई ये खबर है और युवाओं के लिए अच्छी खबर है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिंदे ने एक बड़ा ऐलान किया है। 12वीं पास करने पर 6,000 मिलेंगे हर महीने। डिप्लोमा करने वालों को हर महीने 8,000 रुपए मिलेंगे। सीएम शिंदे ने इसे लाडला भाई योजना नाम दिया है, जिसमें युवाओं को 12वीं पास करने पर 6,000, डिप्लोमा अगर किया है तो 8,000 रुपए दिए जाएंगे। और इस योजना का नाम रखा गया है लाडला भाई योजना। तो लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में आपने सुना, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में लाडला भाई योजना लेकर आए हैं शिंदे। युवाओं के लिए बड़ी खबर महाराष्ट्र के युवाओं से जुड़ी हुई। चुनाव है, चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री शिंदे का यह बड़ा बयान। वैभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वैभव, जाहिर है चुनाव है, चुनाव से पहले युवाओं को लुभाने की कोशिश, उन्हें एक बड़ी राहत के तौर पर। जी बिल्कुल, देखा जाए तो चुनाव के पहले ये जो योजनाएं की घोषणा हो रही है तो ये योजनाओं का असर देखा जाए तो सरकार की तिजोरी पर होने वाला है। और इसी को देखते हुए यूबीटी के नेता संजय राउत ने तंज कसा है एकनाथ शिंदे पर। जो लोकसभा में अपने वोट खरीदे गए, अब सरकार की तिजोरी से ये लोग सरकार की तिजोरी का पैसा लोगों को देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी आलोचना अब संजय राउत ने की है। अब देखिए महाराष्ट्र की राजनीति अब बहुत आगे चली गई है। 2 साल पहले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बंड करके यहाँ पे आ गए, फिर उसकी सत्ता स्थापन कर दी। देवेंद्र फडणवीस आ गए, फिर उसके बाद अजित पवार शामिल हो गए। उसके बाद अब कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के नतीजे इस सरकार के लिए काफी अच्छे नहीं है। देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी की सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पे आई है। जैसा आपने भी कहा ना कि इस पर अब सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसे एक चुनावी योजना कहा जा रहा है। लाडला भाई योजना पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। उद्धव गुट के नेता संजय राउत, जिन्होंने बयान दिया चुनाव से पहले सरकार को सब याद आएगा, पहले बहन अब भाई याद आ रहा है। चुनाव से पहले सरकार का ये चुनावी जुमला है। संजय राउत सवाल खड़े कर रहे हैं इस योजना पर। लाडली बहन योजना, अब तक आपको लाडली बहन की कभी याद नहीं आ गई। चुनाव आ गया तो लाडली बहन, लड़ला भाई, ये होता रहता है। चुनाव को 2-4 महीना है, 2-4 महीने के बाद ये सब डामाडोल होने वाला है। अंकित, जाहिर है कि चुनाव नजदीक है महाराष्ट्र में और इससे पहले हर मुमकिन कोशिश हर पार्टी की तरफ से की जाएगी। शिंदे का ये ऐलान उसी के दिशा में देखा जाएगा। लेकिन ये कह देना कि पहले बहन फिर भाई, लोगों को तो यही चाहिए होता है ना कि उन तक किसी भी तरीके से राहत पहुंचे, और युवाओं के लिए तो ये बड़ा ऐलान है। देखिए निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर यही राजनीति है। जो सत्ता में होता है वो ये कहता है कि हमने तो जन कल्याण के लिए कोई फैसला लिया है और कभी ना कभी तो वो फैसला लिया ही जाएगा। लेकिन जो विपक्ष में होता है वो अक्सर उस पर यही कहते हुए सवाल भी खड़े कर देता है कि देखिए ये लोगों को जो है लुभाने की कोशिश है, वोट खरीदने की कोशिश है, और एक तरीके से जो है जो सरकारी योजनाएं हैं उनका गलत फायदा उठाया जा रहा है चुनावी फायदे के लिए। तो ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। लेकिन इस वक्त जहां पर जब अगर हम बात कर रहे हैं, जुलाई महीने में बात कर रहे हैं और साल के अंत में जो है चुनाव की तारीख का सामने आ चुकी होंगी और चुनाव हो रहा होगा, तो ऐसे में 5-6 महीने का वक्त बचा है। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलेगा ही। लेकिन निश्चित तौर पर जिस बात का जिक्र अभी वैभव भी कर रहे थे, तो आप लोग चर्चा भी कर रहे थे कि लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से जो एनडीए गठबंधन है उसका जो परफॉर्मेंस रहा है, निश्चित तौर पर अब हर एक दल, फिर चाहे वो बीजेपी हो, फिर चाहे वो जो है शिवसेना हो, या फिर जो है अजित पवार गुट हो, हर कोई अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो जनता के बीच में लोकप्रियता है उसकी और वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और उसी कड़ी में इस घोषणा को भी देखा जा सकता है। जी जाहिर है। ठीक है अंकित, आप रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए यहाँ पर अब महाराष्ट्र की सियासत की बात हमने कर ली, लेकिन पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी को झकझोरने वाली खबर आई सामने। दरअसल सबका साथ सबका विकास पर सवाल खड़े हो गए। ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ऐसा कहना बंद कर दीजिए, जो हमारे साथ हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान पर हालांकि सफाई भी दी और कहा कि जो भी मैंने कहा वो एक निजी बयान है मेरा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा उस बयान में, पहले आप जरा वो सुन लीजिए। বাঁচাবো সংবিধান বাঁচাবো আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ, আর বলবো না। বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये तो वो बयान आपने सुना जो पहले दिया था शुभेंदु अधिकारी ने। हालांकि इस पर बाद में उन्होंने सफाई भी दी और कहा कि वो मेरा निजी बयान है। सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने बाद में। जो बात रखा है वो बात मेरा पर्सनल है और पॉलिटिकल है, इसका साथ गवर्नमेंट का स्लोगन का कोई संपर्क नहीं है। तो सुन लिया आपने, सफाई भी सुन लिया आपने अभिषेक। लेकिन वो नारा जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जुबान पर रहा हमेशा, सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री ने हर मोर्चे पर हर कार्यकर्ताओं को जब भी वो संबोधित करते थे उन्होंने बोला। अब क्या ये कहकर बच पाएंगे शुभेंदु अधिकारी कि ये तो मेरा निजी बयान था? वो डेंट कम हो जाएगा जो कहीं ना कहीं लग चुका है। शरीनी बहुत ही डैमेजिंग बयान है, ये डेंट कैसे कम होगा और कैसे निजी बयान हो सकता है? पब्लिकली इस बात को बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है वो, और निजी बयान कैसे हो सकता है? और देखिए इसके परिणाम कितने खराब होंगे। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस स्लोगन को लेकर के अभी तक तीसरी बार सत्ता में वो आ चुके हैं, आपने उस स्लोगन की नींव पे चोट कर दी और इसका रिपरकशन कितना बड़ा होगा। अभी तो मुसलमानों की बात है कि हमको वोट नहीं दे रहे तो हम क्यों उनका साथ दें। कल को अगर और नीचे लाइए तो यही बात ब्राह्मणों पे, अगर कहीं आपने ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया तो उनके लिए काम मत कीजिए, कहीं आपने ठाकुरों ने वोट नहीं दिया उनके लिए, कहीं यादवों ने वोट नहीं, यादवों के लिए काम मत कीजिए, कहीं जाटुओं ने वोट नहीं दिया तो जाटुओं के लिए काम मत कीजिए। तो ये बात मुसलमान तक थोड़ी ना रुकने वाली, ये बात तो जात दर जात जाएगी, कितने खांचों में आपको बांट देगी। तो ये पूरी की पूरी बीजेपी की जो कोर आइडियोलॉजी है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चीजों को आगे रख रहे हैं और यही नहीं दुनिया के सामने रख रहे हैं, ये उस पर चोट है और ये डेंजरस प्रेसिडेंट है। ये मैं जैसे आपको कह रहा हूं कि मुसलमान तक ही नहीं, ये आगे जातियों में भी परकोलेट हो जाएगी अगर इसे समय रहते रोका नहीं गया तो। और अब तो ये बयान वो दे चुके हैं, अब इसका असर आगे किस तरीके से होगा, भले ही अब इस पर सफाई दे रहे हो, ये देखना होगा। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। देखिए केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, सीबीआई और केजरीवाल के वकील में इस पर जोरदार बहस हुई। बेल देने से धरती नहीं हिल जाएगी, ये अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया। 2 साल पुराने मामले में अब गिरफ्तारी आखिर क्यों, ये सवाल भी पूछा गया, सिंघवी की तरफ से उठाया गया। ये दलीलें तमाम जो रखी गई हैं वो आपको हम बता रहे हैं। सीबीआई ने दलील ये दी कि जब सही समय तब गिरफ्तारी हुई। केजरीवाल चुने हुए सीएम, कोई आतंकी नहीं है। 29 जुलाई को जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई होगी। तो जमानत को लेकर जो सुनवाई हुई उसमें कैसे सीबीआई और केजरीवाल के वकील में जोरदार बहस हुई। अभिषेक मनु सिंघवी जो ये कहते नजर आए कि बेल देने से कोई ऐसा नहीं है कि धरती हिल जाएगी, और उन्होंने गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल खड़े किए, उसकी टाइमिंग को लेकर भी। दीपक रावत हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दीपक बताइए जरा, और क्या कुछ हुआ, क्या कुछ दलीलें दी गई हैं? और देखिए दोनों की तरफ से काफ़ी लंबी जिरह की गई। सीधे तौर पर सिंघवी साहब ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, कोई भगोड़े नहीं हैं, कोई विदेश भागने वाले नहीं हैं। जब जब जांच में बुलाया गया जांच में शामिल हुए हैं। बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने हवाला दिया निचली अदालत का, राउज एवेन्यू कोर्ट से जब उन्हें जमानत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 2 बार जमानत उनको मिली है। जब एक बार चुनाव के समय उन्हें जमानत दी गई थी, अंतरिम जमानत, और दूसरी बात अब ईडी के मामले में दे दी गई। तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि अब क्यों नहीं दे सकती हाईकोर्ट भी इस मामले में जमानत। एक बड़ी बात वो लगातार कहते रहे, जब जिरह होती रही तो उन्होंने कहा कि आप भले इस मामले को आगे भी सुनते रहिए,
करिएगा, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को तब तक के लिए अंतरिम जमानत दे देनी चाहिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, उन्हें कामकाज करना है। दूसरी तरफ से सीबीआई को लेकर जो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे शिरीन की, सीबीआई 1 साल तक क्यों चुप बैठी रही, उसने क्यों गिरफ्तार नहीं किया अरविंद केजरीवाल को, और जैसे ही लगा कि ईडी के मामले में जमानत मिल रही है तो सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर सीबीआई के वकील ने सीधे तौर पर कहा कि ये लगातार कहा जाता है जांच एजेंसियों को लेकर कि वो इस तरीके से काम करती है, राजनीतिक दबाव में काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। सीबीआई लगातार जांच करती है, सीबीआई के पास जब सबूत और तथ्य होते हैं तभी कार्रवाई करती है, किसी को इसी तरीके से गिरफ्तार नहीं करती। सीबीआई चाहे तो पहले भी गिरफ्तार कर सकती थी, जिस दौरान उन्हें चुनाव के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन उस वक्त सीबीआई ने देखा कि चुनाव के लिए अंतरिम जमानत मिली है, जब वो वापस जेल में गए तो उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी जब पहुंची इस जगह तक जहां पर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तरफ से, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक और तारीख 29 जुलाई मिल गई है। अब आगे बढ़ते हुए बात हरियाणा की कर लेते हैं। देखिए, हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर नहीं खोला, हाईकोर्ट की डेडलाइन का आज अंतिम दिन है। आज तक की तारीख दी गई थी कि बॉर्डर खोलना होगा, ये ऑर्डर है कोर्ट के। हाईकोर्ट ने बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक अपील दाखिल की है। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर डटे हैं किसान, और किसानों का यह भी कहना है कि बॉर्डर खुले तो सीधा दिल्ली कूच करेंगे। सचिन हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ हैं। सचिन, आज तो अंतिम दिन है, वो डेडलाइन खत्म हो रही है, लेकिन बॉर्डर तो अब तक नहीं खुले। जी बिल्कुल, आज डेडलाइन है। 10 जुलाई को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया था हरियाणा सरकार को कि शंभू बॉर्डर खोल दिया जाए, यातायात बहाल किया जाए इस सड़क के ऊपर, राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर। पर आपको दिखाता हूं मैं तस्वीरें कि ये सामने जो बैरिकेड्स हैं, जो सीमेंटेड दीवार आपको दिख रही है, इन्हीं दीवारों का जिक्र जो है होता है। जो ये हाई कोर्ट के आदेश हैं, ये सड़क है जो अंबाला की तरफ जा रही है, पुल है, और ऐसा ही एक पुल दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ भी ऐसा ही मंजर है। कंटीली तारें लगी हैं, सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान खड़े हैं, और 13 फरवरी से दूसरी तरफ पंजाब की तरफ किसान जो हैं वो धरना दे रहे हैं। दिल्ली जाना चाहते हैं मगर दिल्ली जा नहीं पाए हैं क्योंकि ज़बरदस्त बैरिकेडिंग हरियाणा की तरफ से जो है यहाँ की गई है, जिसको लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश जो है आया था 10 जुलाई को कि विद इन वीक जो है ये बैरिकेडिंग जो है वो हटनी चाहिए, यातायात बहाल होना चाहिए। पर आज अंतिम दिन है, रास्ता खोला नहीं गया है क्योंकि हरियाणा सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई है। एसएलपी जो है दायर की है हरियाणा सरकार ने। तो इसका जो एक और जो पक्ष जो है वो हम बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो है इसको बनाने में, प्रोजेक्ट करने में जो है वो कोशिश कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो है वो क्रिएट हो जाएगा। पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि विद इन ए वीक जो है ये और वही सड़क जो है डेडलाइन आज खत्म हो रही है, इसीलिए सवाल उठ रहा है। अभिषेक, आपसे भी इस पर बात करूंगी मैं, क्योंकि देखिए अब डेडलाइन आज तक की ही थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंच गया है। ये बात तो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ किसान डटे हुए हैं और वो तो कह रहे हैं बॉर्डर खोलिए आप, हम दिल्ली कूच करेंगे। देखिए, सारी कहानी इसी बात की है कि ये मामला दिल्ली कूच करने का है। ये मामला उस समय का है जब हरियाणा में कुछ दिनों बाद चुनाव हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हैं, यूपी में 10 उपचुनाव हैं। उस समय किसानों का दिल्ली कूच करने का मतलब ये कि पूरा नैरेटिव चेंज होगा, सरकार वर्सेस किसान का फिर से नैरेटिव बिल्डअप होगा। लोकसभा में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, बहुमत के आंकड़े से पीछे हो गई। उस समय ये नैरेटिव जो है बनना, ये बीजेपी के लिए पॉलिटिकली नुकसानदायक होगा। इसीलिए पूरी कोशिश की जा रही है इसको कंटेन किया जाए, बॉर्डर बंद रहे, सारा कुछ स्टेटस को मेंटेन रहे। दूसरी ओर किसान, और मैं आपको एक बात और बताऊं, इन किसान संगठनों की बात कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, इन सारी विपक्षी नेताओं से भी बातचीत चल रही है। वो चाह रहे हैं कि ये आंदोलन प्लस में पॉलिटिकल पार्टियों का साथ, जो विपक्षी पार्टियां हैं, इसको बड़ा अम्ब्रेला, बड़ा नैरेटिव दिया जाए। तो कोशिश इसी बात की है कि एक बड़ा राष्ट्रीय नैरेटिव बने, और सरकार नहीं चाहती है कि ये इस समय पर ऐसी कोई घटना पॉलिटिकल तौर पर घटे। जाहिर है, और ऐसे में सवाल ये भी कि अब ये बॉर्डर कब और किस तरीके से खोला जाएगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। अब बात जरा कर लेते हैं विवादों में फंसती जा रही आईएएस पूजा खेडकर की। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए भी एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है कि फर्जी एड्रेस दिया गया मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए। फर्जी एड्रेस किसी इंजीनियरिंग कंपनी का निकला। पूजा ने उसमें अपनी उम्र को लेकर हेराफेरी की है। सीएटी और यूपीएससी के एग्जाम में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ जो है वो बताई गई है, कैट और यूपीएससी के एग्जाम में।
अच्छा, अब आइए आपको सीधे राजस्थान के झुंझुनू लिए चलते हैं, क्योंकि वहां पर शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा है और अंतिम विदाई दी जा रही है। इस वक्त देखिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम वहां पर, तो शहीद जवान को सब याद कर रहे हैं। गर्व की अनुभूति लेकिन नम आंखों से विदाई दी जा रही है। तो झुंझुनू के 2 जवान डोडा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए हैं, जिनका पार्थिव शरीर आज ही उनके पैतृक निवास पहुंचाया गया है। झुंझुनू के रहने वाले थे दोनों शहीद और उनका परिवार आज नम आंखों के साथ उन्हें विदा कर रहा है। तो झुंझुनू के भैंसा कला गांव की तस्वीरें हैं, जहां के वीर सपूत अजय सिंह को विदाई दी जा रही है। अंतिम विदाई के लिए दूर दूर से यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, शहादत पर गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर लोगों में गुस्सा भी, जिस तरह से आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि डोडा में जो आतंकी हमला हुआ उसमें 5 जवान शहीद हुए थे, जिसमें कैप्टन भी थे, कैप्टन समेत 5 जवान, और उन्हीं में से 2 जवान जो झुंझुनू से थे। झुंझुनू के भैंसा कला गांव की तस्वीरें हैं, जहां के वीर सपूत अजय सिंह को इस वक्त विदा किया जा रहा है। उनके हौसले को, उनके जज्बे को, उनके देश के प्रति सर्वोच्च बलिदान को आज पूरा देश याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है कि उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया हमारे देश की सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए। उन आतंकियों का सामना किया जिन आतंकियों ने देश में घुसपैठ की और गलत इरादों से वो घुसे। अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जवानों को, हमारे शहीदों को अंतिम विदाई भी दी जा रही है। परिवार गम में है, गर्व अपने बेटे पर कर रहा है, बहन अपने भाई की शहादत पर गर्व कर रही है, लेकिन इस सवाल के साथ कि इस बलिदान का बदला कब लिया जाएगा। तो राजस्थान के झुंझुनू, जहां 2 वीर जवानों ने शहादत दी डोडा में हुए आतंकी हमले में, अजय सिंह और जवान ब्रिजेंद्र, जिनके पार्थिव शरीर आज ही उनके पैतृक आवास पहुंचाए गए हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें आप झुंझुनू के भैंसा कला की देख रहे हैं, जहां पर शहीद अजय सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। तो डोडा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को अंतिम विदाई दी जा रही है। राजस्थान के झुंझुनू की तस्वीरें हैं, जहां पर शहीद अजय सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। शहीद का परिवार, शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए कितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। और झुंझुनू के ही एक और वीर सपूत जिन्होंने शहादत दी डोडा में, ब्रिजेंद्र, हालांकि वहां पर अभी पार्थिव शरीर के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। मनीष हमारे साथ वहीं से जुड़े हुए हैं। मनीष, कितना समय अभी लगेगा और क्या कुछ आपके पास डिटेल्स हैं? और मूल स्वरूप में निकल आए, अब कहाँ गया इनका सबका? शहीद ब्रिजेंद्र सिंह का जो पार्थिव देह है वो इस वक्त आप मेरे ठीक पीछे देखिए तो वो उनका जो परिवार का खेत है वहीं पर अंतिम संस्कार की तैयारी है। पार्थिव देह को यहाँ पर लाया जा चुका है और कुछ ही देर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद जो सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि होती है, अंतिम संस्कार होता है, उसे किया जाएगा। उससे पहले यहीं ढाणी में जो उनका घर है वहाँ पर उनकी पार्थिव देह को लाया गया। बेहद मार्मिक और भावुक दृश्य था जब उनकी पत्नी, माँ और 2 छोटे मासूम बच्चे जब उन्हें अंतिम दर्शन करवाए गए शहीद के, तो बहुत ही जो वहाँ मौजूद लोग थे सबकी आंखें नम हो गई, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका अपने सैनिकों के लिए जाना जाता है। और जैसा हमने दोपहर में बताया भी था कि विजय जुलूस के रूप में जो शहीद है उसकी अंतिम यात्रा को निकाला जाता है। ठीक वैसा ही शहीद ब्रिजेंद्र की अंतिम यात्रा में हुआ। डीजे और गाजे बाजे के साथ उनको यहाँ अंतिम विदाई दी गई। इस वक्त भी अगर आप बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं अपने जवान को, वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए। राजस्थान के झुंझुनू की ये 2 तस्वीरें हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।